Hello students, in today's video we will revise chapter Consumer Protection as per Consumer Protection Act 2019. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं इस चैप्टर के जो कि हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो वी हैव टू स्टडी the concept of consumer according to Consumer Protection Act 2019. We have to read the consumer rights, understand the responsibilities of consumer. We also have to study that who all can file a complaint and against whom. We will also discuss the legal redressal machinery under Consumer Protection Act 2019 and also the remedies available to the consumer under Consumer Protection Act 2019. So this is a change. इस year आपके एग्जाम में Consumer Protection Act 2019 पूछा जाएगा. So first of all, we will study the concept, the provisions of Consumer Protection Act 2019. Consumer Protection Act 2019 seek to protect and promote consumers' interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. यानी यहाँ पर कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पीडी और हम कह सकते हैं कि सस्ता इनएक्सपेंसिव वे में हम उनकी ग्रीवियंसेस यानी उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया और ये एक्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस पर जो है एप्लीकेबल है, वेदर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और अ ट्रेडिंग कंसर्न और वेदर सप्लाइंग गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग ई कॉमर्स फर्म्स. Now, who is a consumer as per Consumer Protection Act 2019? A consumer is a person who buys any good or avail services for consideration. और इस consideration के लिए maybe he has paid or has promised to pay, partly paid and partly promised, यानी आधे पैसे दे दिए या कुछ पैसे दे दिए, कुछ के लिए वो promise कर रहा है कि दे देगा, और under any scheme of deferred payment यानी कि installment में pay करेगा. पूरे पैसे पे कर दिए या पूरे पैसे प्रॉमिस कर रहा है कि पे कर देगा, कुछ पैसे पे कर दिए कुछ प्रॉमिस करेगा, या पूरे के पूरा पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करने की बात कर रहा है. और कंज्यूमर it applies to both offline and online transactions through electronic means or by teleshopping or direct selling or multi-level marketing. But any person who obtain goods or avail services for resale, जहां पर कोई person goods को resale की इंटेंट से बाय कर रहा है, कमर्शियल पर्पस के पर्पस से बाय कर रहा है, तो वहां पर वो कंज्यूमर नहीं माना जाएगा. दैट पर्सन विल बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. तो ये लाइन लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जब हम कंज्यूमर को एक्सप्लेन कर रहे हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. नेक्स्ट, व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए कंज्यूमर. सबसे पहली राइट है राइट टू सेफ्टी. We all know that a consumer has a right to get protected against goods and services which are hazardous to life, health and property. जिससे उसकी लाइफ को, उसकी हेल्थ को, उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह का रिस्क है. Consumer are educated that they should use electrical appliances which are ISI mark. यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बाय कर रहे हैं, it is very important that the good must assure quality specifications. Right to be informed. The consumer in India has a right to have complete information about the product that he or she is intending to buy, like उस पर उसकी date of manufacturing, price, quantity, ingredient, direction for use सब mentioned होना चाहिए. अभी मैंने बोला इंडिया में, इंडिया का लीगल फ्रेमवर्क कहता है कि मैन्युफैक्चरर को एक प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके लेबल पर प्रोवाइड करनी है. सो दिस इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया. इट इज अ लीगल कॉन्सेप्ट. इट इज मैंडेटरी इन इंडिया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है प्रोडक्ट रिलेटेड वो प्रोडक्ट के लेबल के ऊपर स्पेसिफाई होनी चाहिए. राइट टू बी एश्योर्ड इज अनदर नेम टू राइट टू चूज. यानी यहाँ पर कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को देख सकता है जो मार्केटर उसको ऑफर कर रहा है, विच माइट कवर द क्वालिटी, द ब्रांड, द प्राइजेस, द साइजेस. और यहाँ कंज्यूमर के पास पूरी की पूरी पावर है, चॉइस है टू मेक सिलेक्शन अमंग्स द अवेलेबल गुड्स. सो ही कैन सिलेक्ट द बेस्ट एज पर हिज चॉइस. राइट टू बी हर्ड. ऑब्वियस सी बात है जब कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदता, इट इज नॉट ऑलवेज दैट ही इज सैटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट. इन केस ऑफ एनी डिससैटिस्फैक्शन with the usage of goods or service, he can file a complaint
और बहुत सी एनलाइटेड बिजनेस फर्म्स हैं जिन्होंने अपने कंज्यूमर ग्रीवियंसेस सेल जो हैं वो ओपन किए हुए हैं, और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और भी डायरेक्ट कर रही हैं कंज्यूमर की इन ग्रीवियंसेस को रिड्रेस करने के लिए। देन राइट टू सीक रिड्रेसल, ऑब्वियसली अभी मैंने पीछे बोला रिड्रेस करने के लिए भी फॉरम्स बन रही है। कई बार ऐसे कंज्यूमर को लगता है देयर आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से अनस्क्रपलस एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कस्टमर के साथ, जैसी उसकी एक्सपेक्टेशंस थी वैसे गुड्स उसे नहीं मिले हैं। नाउ ही वांट्स सम काइंड ऑफ कॉम्पनसेशन, दैट कॉम्पनसेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ रिप्लेसिंग दैट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट, or maybe in the form of getting some amount for the loss or injury that the customer has suffered. Right to consumer education, हर consumer की right है to acquire knowledge, and he should be well informed throughout the life. He should be very much aware about his rights and reliefs. उसे अपनी rights और reliefs पता होनी चाहिए whenever the product or the service is falling short of his or her expectations. नाउ कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कंज्यूमर की है कि व्हेनेवर ही इज बाइंग गुड्स और सर्विस ही हैज टू मेक अ वाइज चॉइस। तो इंटेलिजेंट चॉइस करना कंज्यूमर की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही शुड ऑलवेज buy standardized goods. When he is buying electrical goods, he should check for ISI mark. When he is buying food product, he should check for FPO. When he is buying jewelry, gold jewelry, then he should check for hallmark. Then always a consumer should learn about the risk associated. यानी मैन्युफैक्चरर ने अगर इंस्ट्रक्शंस दिए, लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं डाई का, हेयर डाई का, हेयर कलर का, बहुत क्लियरली मैन्युफैक्चरर ने इंस्ट्रक्शन दी होती है कि बिफोर अप्लाइंग इट डायरेक्टली टू योर हेड, आप उसको पहले स्किन के किसी एक पार्ट पर अपने हैंड पर जो है टेस्ट करके देखो कि आपको रिएक्ट तो नहीं कर रहा। दैट मीन्स यू शुड नो द रिस्क एसोसिएटेड। इट शुड नॉट बी अप्लाइड नियर योर आईज। तो ये सब चीजों का ध्यान कस्टमर को भी रखना। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। he or she should read the label carefully, date of expiry को पढ़ना, date of manufacturing पढ़ना, net weight, prices, ये सभी चीजों को डिटेल में पढ़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की है। and always a consumer should assert that he is getting into fair deals. ऑनेस्ट होना चाहिए अपनी डीलिंग के साथ, हमेशा लीगल गुड्स ही खरीदने चाहिए, और अनस्क्रपलस एक्टिविटीज लाइक ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, इन सबको डिस्करेज करना चाहिए। And also a consumer should always ask for a cash memo when he is buying goods in cash, or he or she should ask for an invoice bill when he is buying goods on credit, because this is a proof that he has made the purchase. और अगर कस्टमर को लगता है that the goods are not as per the quality that has been specified, he should not be ignorant, even though the amount is very notional, very nominal. He should file a complaint in appropriate consumer forum. तो ये भी कंज्यूमर की ड्यूटी बनती है, नहीं कि 5-10 रुपए का सामान है तो कोई बात नहीं, छोटे से छोटा सामान है, बड़े से बड़े अमाउंट का सामान है, कंप्लेंट फाइल करनी है when the goods are falling short of expectations. Consumer societies banao and be an active member of that particular organization. Keep educating other consumer and safeguard their interest. We should all respect environment as consumer. We should avoid littering, waste here and there, and contribute to avoid pollution. Now, who can file a complaint? Complaint consumer खुद file कर सकता है, consumer association file कर सकती हैं, जो registered consumer associations हैं, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती हैं कंप्लेंट। वन या मोर कंज्यूमर, एक या एक से ज्यादा कंज्यूमर्स के बिहाफ पर जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है जिनका सेम इंटरेस्ट है। और अगर कंज्यूमर इज नो मोर, इज अ डिसीज्ड कंज्यूमर, देन हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन फाइल अ कंप्लेंट। नाउ रिड्रेसल एजेंसीज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टायर एनफोर्समेंट है, that is at district level, state level and national level. District commission की बात करें, it has a jurisdiction to entertain complaint जहां पर goods की value should not exceed 1 crore। और यहाँ पर जब आपके पास कंप्लेंट आती है तो पहली हेयरिंग या लेटर स्टेज पर भी, पहली हेयरिंग पर या लेटर स्टेज पर भी जब भी लगता है, इट अपीयर्स टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन दैट देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट, के जहां पर दोनों पार्टीज आपस में मेडिएशन में विद इन 5 days अगर उसको सेटल कर सकती हैं तो वो डिस्प्यूट को पहले खुद सेटल कर ले। और अगर डिस्प्यूट सेटल नहीं होती
Then in that case, if the complaint alleges that defect in the good which cannot be determined without proper analysis or test of goods, यहाँ commission will obtain sample of good, seal it और इसको appropriate body को जो है authority जो इसको analysis के लिए भेजेगा. If any of the party, मतलब अब judgment आ गए district commission का, but any of the party, maybe the party who's complaining and maybe the party who's defending is not satisfied with the judgment of district commission, they can further appeal against such judgment in state commission on the ground of facts or law within a period of 45 days from the date of order. जिस डेट को ऑर्डर आया है उस डेट से 45 डेज का टाइम है कि आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन से वो कहाँ केस फर्दर अपील हो सकता है, स्टेट कमीशन में. देन स्टेट कमीशन के जुरिस्डिक्शन में कितने वैल्यू के गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं? मोर देन 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़. और अगर पार्टीज आर नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन, अब वो फर्दर कहाँ लेकर जा सकते हैं अपनी कंप्लेन को, अपील को? नेशनल कमीशन में लेकर जा सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन के पास 45 डेज में लेके जाएंगे आगे फर्दर अपील. स्टेट कमीशन का अगर ऑर्डर आता है एंड द पार्टीज आर नॉट हैप्पी, दे कैन फर्दर टेक इट टू द नेशनल कमीशन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज. नाउ नेशनल कमीशन हैज अ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवर द होल कंट्री, और यहाँ पर वो कंप्लेंट्स आती हैं जहां पर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड 10 करोड़. और इफ एनी ऑफ द पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, वो फर्दर कहाँ जाएंगे? वो फर्दर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज ऑफ सच ऑर्डर. नाउ व्हाट आर द रिलीफ अवेलेबल? अगर कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हुआ है, उसे लगता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया गया है, व्हाट रिलीफ्स आर अवेलेबल? सबसे पहला रिलीफ, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो भी सेलर है, दैट पार्टी हैज टू रिमूव द डिफेक्ट इन द गुड्स और डेफिशिएंसी इन सर्विस, और या तो ने उस डिफेक्टिव गुड को रिप्लेस करके नया प्रोडक्ट देना पड़ेगा या उस डिफेक्ट को रिमूव करना पड़ेगा. हो सकता है कि ये भी जजमेंट आ जाए कि आपको प्राइस रिफंड करना पड़ जाए उस प्रोडक्ट का, या सर्विसेज के जो भी चार्जेस पे किए हैं कंज्यूमर ने वो रिफंड करने पड़ जाए. अगर कोई इंजरी हो जाती है कंज्यूमर के साथ because of the negligence of the other party, in that case reasonable amount of compensation for any loss or injury has to be given to the consumer. Punitive damages bhi hai, which is in a form of punishment. Now also such unfair restrictive trade practices should be discontinued and they should not be repeated in future. और कभी भी किसी भी बिजनेस फर्म को ये जो हजार्डस गुड्स है उन्हें सेल नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे माइट कॉज रिस्क टू लाइफ, हेल्थ और प्रॉपर्टी. और अगर हजार्डस गुड्स को उन्होंने ऑलरेडी मार्केट में फॉर सेल ऑफर किया हुआ तो उन्हें विड्रॉ कर लेना चाहिए. उनकी मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी हजार्डस गुड्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को सीज कर देना चाहिए. And if any kind of loss or injury has been suffered by the consumer, then compensation should be given. Thank you for watching this video. Stay connected. Don't forget to like, share and comment. Thank you.